सर आयुर्वेद क्या है, कहाँ से आया और कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी? लोग समझते हैं आयुर्वेद जस्ट एक मेडिसिन ले ली, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले ली किसी बीमारी के लिए और वो आयुर्वेद हो गया। वो उसका एक पार्ट है। आयुर्वेद का मीनिंग है कि आपने पूरी लाइफ को जीना कैसे है। इसमें आपका लाइफस्टाइल, इसमें आपका पूरा इम्पैक्ट आपका रहता है। आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप क्या खाते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, आपकी बोलचाल कैसे है, आपने कैसे रहना है, कैसे ट्रैवल करना है, तो हर चीज आयुर्वेद के अंदर शामिल है और उसमें हर चीज के बारे में बताया गया। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है? देखिए, आयुर्वेद के दो मोटिव हैं बेसिकली, जो दो मोटिव बताए गए हैं आचार्यों के द्वारा कि अगर आप फिट हैं, स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। अगर आप फिट हैं तो आपने स्वस्थ रहना है, आपने बीमार नहीं पड़ना है किसी भी कारण से, चाहे वो आपका खाने पीने का हो, चाहे वो आपके व्यवहार का हो। दूसरा है कि आतुरस्य विकार प्रशमन से कहते हैं, अगर कोई बीमार पड़ गया किसी कारणवश, क्योंकि कई ऐसे कारण हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे एज रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं, कोई जैसे छोटा बच्चा है उनमें कुछ डिसीज होनी ही होनी है, जैसे दांतों की होती है, तो आप बीमारियों से 100% तो बच नहीं सकते, किसी ना किसी कारण से, कोई बुढ़ापे के कारण हो जाती है या कई बार कोई इंजरी रिलेटेड। तो किसी कारणवश अगर आप रोगी हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, किसी कोई डिसीज आ गया, तो उस डिसीज को कैसे दूर करना है, आपको दोबारा से स्वस्थ कैसे करना है। तो वो ये जो दो मोटिव हैं कि हेल्दी बंदे की हेल्थ को बचा के रखना, और दूसरा अगर कोई बीमार हो गया तो उसको कैसे हम दोबारा से हेल्थी करेंगे, उसे फिट करेंगे। तो ये दो मेन मोटिव हैं आयुर्वेद। बात यह है कि अगर कोई आपका धन ले जाता है ना, वो आपका नुकसान करता है, लेकिन अगर आपको कोई विद्या ले जाता है तो बहुत भारी नुकसान है। एलोपैथी आपको इमरजेंसीज में हेल्प कर सकती है, लेकिन आपकी क्रॉनिक डिसीज कोई नहीं ठीक कर सकती। तो अगर आपको पूर्णतः स्वस्थ होना है, बीमारी की जड़ पे काम करना है, पूरी तरह रोग मुक्त होना है और रोग मुक्त रहना है सारी चीज, तो आयुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लोग क्या कहते हैं कि जी आयुर्वेद पे रिसर्च नहीं हुआ है, कोई रिसर्च की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, क्योंकि आयुर्वेद ऑलरेडी एक आप्तोपदेश है। आप्तोपदेश का मीनिंग क्या होता है कि एक संशय रहित ज्ञान, यानी कि एक रिसर्च जो कि रिमार्केबल हो चुकी है, जिसका आपने कोर रिजल्ट निकाल दिया है। तो एक कोर रिजल्ट ऑलरेडी निकला हुआ है, हम बस उसे इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर पाते क्योंकि वो हिंदी या संस्कृत में लिखा हुआ है। यही तो मानसिक गुलामी है हमारे लोगों की। लोगों को ना इंस्टेंट बीमारी का इलाज मिल जाता है एलोपैथी में, तो लोग वहां पे भागते हैं। उनको ये नहीं पता होता एक बीमारी की दवाई आप खा रहे हो, उससे 100 बीमारियां और हो रही हैं। बिल्कुल, अगर आपको एक्यूट फेज में लेनी पड़ती है, बहुत ज्यादा समस्या है, कुछ दिन के लिए लेना किसी हद तक ठीक है, इमरजेंसी में लेना ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि इसका लाक्षणिक चिकित्सा, लाक्षणिक चिकित्सा कहते हैं सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कि आप गए डॉक्टर के पास, आपको वही सिर दर्द है, आपको पेट दर्द है, कुछ भी समस्या है, आपको गोली दे दी, उसकी वो दर्द दबाने की गोली है। अब देखिए 6-7 घंटे का उसका पीरियड होता है, उसका इफेक्टिव पीरियड, उसके बाद आपको दोबारा वो खानी पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपकी समस्या ठीक नहीं हुई है, वो बस एक लक्षण दबाया गया। वो जो आपको नर्व के थ्रू सिग्नल मिल रहा था ना आपके ब्रेन को, वो थोड़ी देर के लिए 6-7 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद जैसे इस गोली का असर खत्म होता है, आपको फिर दोबारा से वही दर्द होना शुरू हो जाता है। लेटर ऑन वो तो बीमारी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन उस गोली को खा के कल को किडनी खराब होती है, लिवर खराब होता है, कोई ना कोई नई समस्या खड़ी होती है। तो क्रॉनिक डिसीज में तो आप आयुर्वेद के ऊपर ही रहें तो बहुत अच्छे इंपैक्ट रहेंगे आपके ऊपर। जैसे मैंने बताया कि मुगलों और तुर्कों ने तो जो हमारा नुकसान करना था वो किया, ब्रिटिशर्स ने ज्यादा किया। वो क्या करते थे, वो उसको ट्रांसलेट करके अपने वहां पेटेंट कर लेते थे। तो ऐसा ना हो कल को हमारी जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, हमारी जो आयुर्वेदिक विद्याएं हैं, तो उनको कल को वेस्ट वाले कॉपीराइट कर ले और हमें अपनी ही चीजें करने के लिए उनके पास जाना पड़े और बहुत महंगे दाम देने पड़े। तो उससे बेटर है हम शुरू से इनके ऊपर प्रयास करना शुरू कर दें और आयुर्वेद को एक्सेप्ट करें और उन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट। आज लोगों को भी पूरी नॉलेज नहीं होती है कि आयुर्वेद क्या है। लोग सोचते हैं 2 नुस्खे बता दिए किसी ने तो वो आयुर्वेद है, वो तो एक अंश मात्र भी नहीं है। आयुर्वेद एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और उसके अंदर बहुत सी जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, मेडिसिन, सर्जरी, आपके बच्चों का पीडियाट्रिशियन, वैसे कौमार भृत्य है, आपकी पॉइजन की चिकित्सा है, उसको अगत तंत्र कहते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हम ब्रॉडकास्ट की श्रृंखला लेके आए हैं आयुर्वेद से मोक्ष तक। इसमें हम आयुर्वेद के बारे में जानेंगे कि आयुर्वेद हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है, हमारे लिए
कितना फायदेमंद है। 0 से 100 तक इसकी नॉलेज लेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, जो कि सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं और मोक्ष आयुर्वेदा के फाउंडर हैं, जो कि वेल नोन हॉस्पिटल्स में एज एन आयुर्वेदाचार्य अपनी सर्विसेज निभा चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। D5 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, आयुर्वेद क्या है, कहाँ से आया और कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? आयुर्वेद, आयुर्वेद जैसे नाम बताते हैं, नाम हम बोलते हैं, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। तो वेद परंपरा से इसका उत्थान हुआ है। जब हमारे देश में बहुत सालों से वैदिक परंपरा चल रही है, तो जो वेद, वेद का अर्थ है कि कोई साइंस का स्क्रिप्ट है, कोई साइंस का कोई टेक्स्ट है, और जो टेक्स्ट, जो शास्त्र जो हमें बताता है आयु के बारे में। आयु यानी कि जब आप पैदा हुए इस दुनिया में आए और जब तक आप हैं इस धरती पर जीवित हैं, तो तब तक उसके बारे में कि कैसे रहना है, उस जीवन को कैसे जीना है, उस जीवन को कैसे बचाना है अलग अलग बीमारियों से। तो ये जो सारा का सारा समराइज करता है, तो जो साइंस समराइज करती है, उसको आयुर्वेद कहते हैं। लोग समझते हैं आयुर्वेद जस्ट एक मेडिसिन ले ली, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले ली किसी बीमारी के लिए और वो आयुर्वेद हो गया, वो उसका एक पार्ट है। आयुर्वेद का मीनिंग है कि आपने पूरी लाइफ को जीना कैसे है। इसमें आपका लाइफस्टाइल, इसमें आपका पूरा इम्पैक्ट आपका रहता है। आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप क्या खाते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, आपकी बोलचाल कैसे है, आपने कैसे रहना है, कैसे ट्रैवल करना है, तो हर चीज आयुर्वेद के अंदर शामिल है और उसमें हर चीज के बारे में बताया गया। अब आपने पूछा कहां से आया आयुर्वेद, तो कहां से आया, ये तो जैसे सृष्टि के बारे में कहा है कि सृष्टि कहां से पैदा हुई, वैसे ही आयुर्वेद है। तो जैसे ही इस दुनिया का निर्माण हुआ है, जैसे ही सृष्टि बनी है, तभी से आयुर्वेद है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक आयुर्वेद रहेगा। लेकिन जो आयुर्वेद शब्द की अगर हम बात करें, मैं टेक्स्ट की एनालिसिस की बात कर रहा हूं, जो ये शब्द है सबसे पहले महाभारत जो ग्रंथ है ना, उसमें सबसे पहले इसका नाम आया है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, आयुर्वेद दैव परंपरा से माना गया। जैसे हमारे सनातन धर्म में दैव परंपरा है, फिर ऋषि परंपरा है, तो इस तरह से ये ब्रह्मा जी, जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, उसी से फिर आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई। फिर देव परंपरा से ऋषि परंपरा। अब जो ऋषि परंपरा है, जैसे हम आज की डेट में कहते हैं साइंटिस्ट हैं, जो अपना सुख चैन त्याग कर एक तरह से रिसर्च वर्क में लगे रहते हैं, उसी को हम रिसर्च वर्क को तपस्या कह सकते हैं। ठीक है, तो तपस्या में लीन रहने का मीनिंग कोई ना कोई ज्ञान अर्जित करना। तो उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, फिर आगे हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, तो उससे ये जो आयुर्वेद है दैव परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू अलग अलग आचार्यों के पास से हमारे पास आया है, और इस ज्ञान से हम पूरी अपनी लाइफ को किस तरह से बेटर कर सकते हैं, किस तरह से अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं, वो आयुर्वेद है। तो इसकी अब हम ये नहीं बता सकते कि कहां से, तो आप ये मानिए कि जब से सृष्टि है तब से आयुर्वेद है। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है? देखिए, आयुर्वेद के 2 मोटिव हैं बेसिकली, जो 2 मोटिव बताए गए हैं आचार्यों के द्वारा, कि अगर आप फिट हैं, स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। अगर आप फिट हैं तो आपने स्वस्थ रहना, आपने बीमार नहीं पड़ना है किसी भी कारण से, चाहे वो आपका खाने पीने का हो, चाहे वो आपके व्यवहार का हो। दूसरा है कि आतुरस्य विकार प्रशमन कहते हैं, अगर कोई बीमार पड़ गया किसी कारणवश, क्योंकि कई ऐसे कारण हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे एज रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं, कोई जैसे छोटा बच्चा है, उनमें कुछ डिसीज होनी ही होनी है, जैसे दांतों की होती है, तो आप बीमारियों से 100% तो बच नहीं सकते, किसी ना किसी कारण से, कोई बुढ़ापे के कारण हो जाती है, या कई बार कोई इंजरी रिलेटेड। तो किसी कारणवश अगर आप रोगी हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, कोई डिसीज आ गया, तो उस डिसीज को कैसे दूर करना है, आपको दोबारा से स्वस्थ कैसे करना है। तो वो ये जो 2 मोटिव हैं कि हेल्दी बंदे की हेल्थ को बचा के रखना, और दूसरा अगर कोई बीमार हो गया तो उसको कैसे हम दोबारा से हेल्थी करेंगे, उसे फिट करेंगे। तो ये 2 मेन मोटिव हैं आयुर्वेद के। आयुर्वेद दवाइयों के अलावा माइंड पे भी असर करता है? देखिए, अगर हम स्वास्थ्य की परिभाषा माने, तो स्वास्थ्य की जो परिभाषा है उसमें जो आयुर्वेद कहता है कि समदोष समअग्नि सममल क्रिया,
यानी कि आपकी बॉडी में जो भी धातुएं हैं, जो भी दोष हैं, जो आपके मल हैं, जो बॉडी से बाहर निकलने हैं, आपकी बॉडी में जितने भी जो भी आपकी पच्चे आपकी जो भी प्रक्रिया चल रही है, आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव फायर है, जो अग्नि है, वो जब एक नॉर्मल लेवल पे, जो एडिक्वेट लेवल है, उस पे रहती है, वो अपना काम सही ढंग से कर रही है, यानी कि जो आपकी फिजिकल चीजें हैं वो सारी ठीक है, ये होनी चाहिए। इसके अलावा प्रसन्न आत्म इंद्रियार्थ, यानी कि आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी इंद्रियां, आपकी सेंसेस, ये सारी भी स्वस्थ रहनी चाहिए। तो जब ये यानी कि आपकी शारीरिक जो सेहत है वो, और आपकी मानसिक सेहत, मेंटल हेल्थ, तो ये जब दोनों आपकी फिट रहेंगी तभी हम उस बंदे को स्वस्थ कह सकते हैं। आप फिजिकली फिट हैं लेकिन दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके बैठे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेके बैठे हैं, तो हम उस बंदे को स्वस्थ नहीं। अकेली आयुर्वेदिक दवाइयां भी काम नहीं करेंगी जब तक आपका माइंड प्रिपेयर नहीं है। बिल्कुल, आपका सत्व, आपका अंदर का जो है कि आप एक तरह से पीस ऑफ माइंड आपको अचीव करना बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए। अगर आपका पीस ऑफ माइंड नहीं अचीव हुआ, आप कैसे हेल्थी रह सकते हैं? और जितनी भी बीमारियां आपके ब्रेन से भी शुरू होती हैं, आप जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, आपके हार्मोन्स हैं, अगर आपके ब्रेन की डिसफंक्शनिंग खराब है, अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, तो स्ट्रेस रिलेटेड भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आपका शरीर फिजिकली, मेंटली दोनों तरह से फिट होगा, तभी हम उसको हेल्दी कह सकते हैं, उसको सही मायने में स्वस्थ कह सकते हैं। इवन के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो मैं डेफिनेशन बताई हुई है उन्होंने कि हेल्थ की, तो उसमें भी यही क्या है, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वेस्ट है ना, इन्होंने हमारे जो आचार्य हैं इनको कॉपी किया हुआ सही मायने में। तो ये जो मैंने आपको बताई थी, ये सुश्रुत संहिता, हमारे सुश्रुत संहिता जो लिखी है आचार्य सुश्रुत, जो बहुत सिद्ध आचार्य हुए हैं, जिनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, तो उनकी ग्रंथ में बताई हुई है। तो आज के हिसाब से देखें तो वो बिल्कुल सेम कोरिलेट करते हैं उसके हिसाब से। तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों ही हमारी उसके लिए बहुत जरूरी है सर। पुरातन टाइम में आयुर्वेद बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश था और बीच में बिल्कुल ही गायब हो गया था। पिछले 5 साल से लोगों को आयुर्वेद के बारे में पता चला, ऐसा क्यों? देखिए, आयुर्वेद बहुत पुरातन विद्या है। हमारे जो 4 वेद हैं उनमें से जो चतुर्थ वेद है, 4th वेद है, जो अथर्ववेद, उसका उपअंग माना गया। देखिए, वैदिक परंपरा जो है ना, उसमें जो 4 वेद हैं, लोग सोचते हैं कि जो सनातन धर्म है ना, उसमें जो वेद बताए हैं वो सिर्फ पाठ पूजा का मटेरियल है। नहीं, पाठ पूजा जो है वो आपका एक रिचुअल है, एक तरह से आपका अपने ईश्वर को मानने का। लेकिन जो वेद हैं वो उसके साथ साथ आपकी डीप नॉलेज के बारे में, इसमें हम आयुर्वेद के साथ साथ पूरी हमारी जो सनातन की अलग अलग हिस्ट्रीज हैं, हमारी सारी, सिर्फ आयुर्वेद की बात नहीं करूंगा, बहुत सी जो हमारी विद्याएं हैं, जैसे मैथमेटिक्स है और हमारी साइंस है, हमारे भूगोल है, ठीक है। अब जैसे जियोग्राफी बोलते हैं तो हमारी जो इंडियन उसमें हम भूगोल बोलते हैं, भू यानी धरती, गोल, तो इतने हजारों साल पहले हमें बता दिया गया। नवग्रह पूजा हमारे इसमें बहुत सालों से हो रही है। ये कहते हैं कि गैलीलियो ने तो जब करी थी तब पता चला। तो हमारी जो विद्याएं थी बहुत पहले से विकसित थी और इनका ज्ञान जो है अलग अलग वेदों में दिया गया। उसमें से अथर्ववेद जो मैंने बताया है, जो 4th वेद है, उसका उपअंग है हमारा आयुर्वेद। तो उसमें जो सारी आपकी विद्याएं बताई हैं कि आप चिकित्सा कैसे करें, उसमें क्या क्या चीजें खाएं, क्या क्या ना खाएं, आपकी हेल्थ के बारे में वो सारी चीजें बताई। अब जैसे मैंने बताया कि ऋषि परंपरा जो थी, ऋषि परंपरा के थ्रू ये हमारा हर पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आ रहा था और लोगों को हम सेवाएं दे रहे थे। अब जैसे आपने पूछा कि एकदम से अभी 5-10 साल से ही लोग जानने लगे आयुर्वेद के बारे में, पहले एकदम से ऐसा लग रहा था कि गायब सा हो गया है, नहीं पूछ रहे, बहुत रेयरली मिलते थे। तो इसके पीछे रीजन है कि एक कालखंड आया हमारे भारत में जो कि बड़ा ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था, बहुत ज्यादा विनाशकारी था, जिसमें मुगल्स, तुर्क, अफगान और जो ब्रिटिशर्स का जो आया, जिसमें हमारे देश में ना एक तरह से युद्ध काल ही रहा। अलग अलग देश के अलग अलग भागों में लड़ाइयां होती रही। तो एक लड़ाई का जो फेज होता है ना, उसमें क्या होता है, आप ग्रो करना इतना नहीं आप ग्रो कर सकते, है ना। आपके लिए हो जाता है कि जो आपके पास चीजें हैं उन्हें बचा लें। आपको पता होगा जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा पुनरुत्थान किया, तो बख्तियार खिलजी जो था उसने जला दिया था। उसके बारे में बताते हैं कि कितने महीने तक उसकी आग जलती रही। तो देखिए, बात यह है कि अगर कोई आपका धन ले जाता है ना, वो आपका नुकसान करता है, लेकिन अगर आपको कोई विद्या ले जाता है तो बहुत भारी नुकसान है। तो ये क्या हुआ कि हमारे जो इतने शोध थे, इतने जो हमारे ग्रंथ थे जो हेल्थ से रिलेटेड थे,
म्यूजिक से रिलेटेड थे, युद्ध विद्या से रिलेटेड थे और अलग अलग साइंसेस के। अब मैं बताता हूँ, देखो अब कहते हैं कि हाँ हमें साइंस के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में वेस्ट ने बताया। मैं कहना चाहूंगा, देखिए आप साउथ के कभी मंदिरों में जाइए, नॉर्थ में भी थे लेकिन नॉर्थ में ज्यादातर मुगल्स का रहा, मंदिर वगैरह तोड़ दिए गए तो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है नॉर्थ में। साउथ में देखिए आप कई ऐसे मंदिर हैं जो सिंगल कट स्टोन से बने हुए। बहुत सी ऐसी संरचनाएं हैं जिनमें ना सीमेंट लगा है ना कोई चूना लगा है, वो सिंगल कट स्टोन से हैं और उनमें 1 सेंटीमीटर की भी, 1 मिलीमीटर की भी ऊंच नीच नहीं है। तो क्या हम सोच सकते हैं कि बिना मैथमेटिक्स की नॉलेज के, बिना ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज के या बिना किसी साइंटिफिक नॉलेज के कोई ऐसी चीजें बना सकता है? नहीं बना सकता ना। तो ये सारी नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी थी, तो इस नॉलेज को हाईजैक कर लिया गया। अब कुछ तो हमें डिस्ट्रैक्ट किया गया मुगलों के द्वारा। दूसरा, जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्या किया कि हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, हमारी जो संहिताएं थी, हमारे जो ग्रंथ थे, उनको एक तरह से ट्रांसलेट करके वेस्ट में ले जाते थे। आप देखिए, गौर कीजिए, 17वीं सदी से पहले से कोई वेस्ट में कोई एकदम से साइंटिस्ट नहीं हुए। 17वीं से 18वीं सदी के बीच में सभी आविष्कार होने शुरू हो गए वेस्ट में। तो यही वो दौर था जब हमारे पास ये सारी चीजें हाईजैक होनी शुरू हो गई थी। तो हमें ऊपर से उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो भारत में हमारे साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि आक्रांता विदेशी आए, हमारी चीजों का नुकसान करके गए और गुलामी का एक बड़ा खराब दौर चला ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन हमारे साथ ये चीज रही कि हम कह तो देते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारा नुकसान किया, लेकिन हम उनको ही फॉलो करने में लग गए। ठीक है ना, उनको ही हम फॉलो कर रहे हैं, हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना अपनी शान और शौकत समझने लग गए। तो मानसिक गुलामी अभी तक नहीं गई है। तो उसके कारण क्या है कि ग्रंथ तो वही थे, आपकी पढ़ाई तो वही थी, लेकिन ये जो बीच में कालखंड जो मैंने बताया जिसमें युद्ध होते रहे, काफी कुछ खराब हुआ, उसमें क्या हुआ कि हमारे बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट्स तो जला दिए गए। और एक जो गुरुकुल परंपरा थी हमारे देश में कई सदियों से चल रही थी, गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में डालते थे और आप एक गुरु के सानिध्य में रहकर एक विद्या का ग्रहण करते थे। कोई भी विद्या, चाहे वो आयुर्वेद की विद्या हो, चाहे वो किसी और अन्य विद्या हो, कोई भी, मतलब आप कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं, गुरु के सानिध्य में रहकर रह रहे हैं। और उसमें देखिए वो विद्या बेटर थी, वो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। उसमें ना सिर्फ आप एक नॉलेज ले रहे हो किसी चीज के बारे में, उसमें आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रो कर रही है, आपके अंदर संस्कार भी डाले जा रहे हैं, आपको सेवा भाव है। उसमें आप खाना भी बनाते थे, आप युद्ध करना भी जानते थे, आप सब्जी उगाना भी जानते थे, आप अन्न उगाना भी जानते थे, आप पशु पक्षियों को संभालना भी जानते थे। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो चीजें विलुप्त हो गई और गुरुकुल्स को हमारी सरकार ने भी सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण वो चीजें काफी हद तक खराब होती थी। एक इकोसिस्टम डेवलप करा गया कि उसको दबाने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और जहां पर धन नहीं होगा, बिना धन के तो कुछ नहीं चलता। तो जब हम और जब जैसे ब्रिटिश ने अपने स्कूल वगैरह शुरू कर दिए, तो क्या हुआ कि जब नौकरी ही नहीं मिलेगी, कुछ कोर्सेज डेवलप कर दिए, तो फिर लोग उसी तरफ जाएंगे। बिना धन के तो गुरुकुल भी नहीं चल पाएंगे। तो जब हमने गुरुकुल को अनुदान देना बंद कर दिया, पहले राजा होते थे, राजा अनुदान करते थे, तो राजा यानी जो आज की सरकार है, तो आज के पॉडकास्ट के माध्यम से मैं देश की सरकार से भी हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि इस देश की संस्कृति, ये संस्कृति सिर्फ धर्म से रिलेटेड नहीं है। और धर्म का मीनिंग मैं क्लियर करूंगा, धर्म को हम सिर्फ पूजा पाठ से रिलेट करते हैं। धर्म का मीनिंग है वो विद्या ग्रहण करना। धर्म में आपका आचरण भी आता है। धर्म का मतलब है क्या सही है और क्या गलत, धर्म और अधर्म। जैसे महाभारत में अर्जुन पूछते हैं ना श्री कृष्ण से कि प्रभु धर्म क्या है, तो धर्म यानी सही क्या है। उस समय तो सिर्फ सनातन धर्म था, तो धर्म क्या है और धर्म क्या है, यानी कि सही क्या है और गलत क्या है। वो कोई पूजा विधि नहीं है, वो सबकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। आप किसी भी विधि से पूजा कीजिए। इवन के ऋग्वेद में एक श्लोक है, उसका अर्थ मैं बता रहा हूं कि आप किसी भी माध्यम से भगवान की पूजा कीजिए, तो जिस तरह से अलग अलग नदियों दरियाओं का जो पानी है वो महासागर में मिल जाता है, उसी तरह वो परमेश्वर के पास आपकी जो पूजा अर्चना वो स्वीकार हो जाती है। आप किस भी विधि से करें, चाहे आप घर में बैठ के करें, चाहे मंदिर गुरुद्वारे में जाकर करें, वो आपकी इच्छा है। तो हम ये बात कर रहे थे गुरुकुल के बारे में। तो गुरुकुल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश की संस्कृति को, इस सभ्यता को बचाने के लिए, सिविलाइजेशन को बचाने के लिए। हम गुरु के सानिध्य में रहकर जब कोई विद्या ग्रहण करते थे, वो श्लोक के माध्यम से, वो कुछ संहिताओं के माध्यम से आगे आगे पहुंचती जाती थी, और वो चीज हमारे
जो सोसाइटी में फिर वो जो निपुण जो बच्चे होते थे जो विद्या ग्रहण करके फिर वो उसकी सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो जब ये गुरुकुल परंपरा में इंटरप्शन हुआ, बहुत कम गुरुकुल रह गए, तो इसलिए उन टेक्स्ट को संभालना भी मुश्किल हो गया और उसका काफी नुकसान हुआ। इस वजह से उसके बाद भी, इवन के आजादी के बाद भी इस पे काम नहीं किया गया। तो हम पूरी मॉडर्न सोसाइटी के साथ, जिसको मैं हालांकि इतना मॉडर्न नहीं मानता हूं, तो इवॉल्विंग बैकवर्ड है ये तो एक तरह से, लेकिन कहने को मॉडर्न, तो उस दौरान से हम वो चीजें हम सिर्फ केमिकल जो है उसके ऊपर फोकस करने लग गए। ठीक है, एलोपैथी भी जरूरी है, लेकिन आयुर्वेद को आप मत भूलिए, आयुर्वेद भी जरूरी है। दोनों पैरेलल हमें लेकर चलने पड़ेंगे अगर हम फिट रहना चाहते हैं। एलोपैथी आपको इमरजेंसीज में हेल्प कर सकती है, लेकिन आपकी क्रॉनिक डिसीज कोई नहीं ठीक कर सकती। तो अगर आपको पूर्णतः स्वस्थ होना है, बीमारी की जड़ पे काम करना है, पूरी तरह रोग मुक्त होना है और रोग मुक्त रहना है सारी चीज, तो आयुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आयुर्वेद का ज्ञान फिर आगे आगे जैसे BAMS के कोर्सेज शुरू हुए। मैं तो विभोर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि हम इस फील्ड में आए। हम बताएं, आयुर्वेद ना एक बहुत बड़ा महासागर है, हम तो एक छोटी सी बूंद है, अल्प बुद्धि है। तो ये तो एक बहुत बड़ा महासागर है जिसमें जितना जाओ उतना कम है। तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम भी इसी सिस्टम में पले बड़े हैं। तो आपको 12th के बाद पता था आयुर्वेद के बारे में? जी हाँ, आयुर्वेद के बारे में पता था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पता था, ईमानदारी से बताना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पता था। इतना पता है कि हाँ डॉक्टर हैं और आयुर्वेद एक बहुत अच्छी साइंस है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें संस्कृत के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, तो आपके लिए शुरू में चीजें समझनी मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते गए, चीजों को समझते गए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे आयुर्वेद की स्टडी होती है हमारे कॉलेजेस में है, आपने कोर रिजल्ट निकाल दिया, तो एक कोर रिजल्ट ऑलरेडी निकला हुआ है, हम बस उसे इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर पाते क्योंकि वो हिंदी या संस्कृत में लिखा हुआ है। यही तो मानसिक गुलामी है हमारे लोगों की। अगर वही अंग्रेजों ने ऑक्सफोर्ड या टेक्सास यूनिवर्सिटी से निकाला होगा तो हम कहेंगे हाँ अब ये सही है। अगर आपके पास उसका अभी के लिए एविडेंस नहीं मिल रहा तो आप उसे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में शामिल कीजिए। आपको क्यों नहीं मिलेंगे रिजल्ट? हम उसको शामिल करते हैं, हम उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, हम अपने पेशेंट्स को करवाते हैं, हमें रिजल्ट मिलते हैं। एग्जैक्टली जो चीजें बताई हुई हैं, मैं कोई हवा से बातें नहीं कर रहा हूं, जो मैंने अपने इस कोर्स के दौरान पढ़ा, जो मैंने शास्त्र पढ़े, जो आयुर्वेद की चीजें हमने सीखी, उनको हम इंप्लीमेंट करते हैं हमारे पेशेंट्स पे, तो डेफिनेटली रिजल्ट आते हैं। और ये आप तो उपदेश है, यानी कि एक तपस्या से, एक रिसर्च से, जो संशय रहित ज्ञान है, जिसके बारे में कोई किंतु या परंतु नहीं है, ये जो है सो है, और इसका रिजल्ट आपको ऐसा मिलने वाला है। आयुर्वेद को धर्म के साथ जोड़ा जाता है, क्यों? आयुर्वेद, देखिए आयुर्वेद जैसे मैंने बताया, धर्म यानी सही गलत, धर्म सही, अधर्म गलत। तो जो आपको आयुर्वेद है जो जीवन सही जीने की कला बताता है, ऊपर से ये वैदिक परंपरा से आगे निकला है, तो ये हमारे धर्म का भी पार्ट है, हमारी जीवन शैली का भी पार्ट है। आप इससे बच नहीं सकते। अगर आपको इस जीवन में जब तक आपको जीना है, हेल्दी रहना है, आपको आयुर्वेद अपनाना होगा, और आप इसे पॉजिटिवली अप्लाई करें, इसको एक्सेप्ट करके अप्लाई करें, और एक खुले मन से, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम उस मानसिक गुलामी के शिकार हैं जहां पर हम अपनी चीजों को तुच्छ समझने लग गए थे। ये कुछ पिछले 5-10 साल में क्या हुआ कि अब थोड़ा पुनरुत्थान होने लगा है, थोड़ा आप लोगों के माध्यम से, आप मीडिया के जो लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, YouTube चैनल्स, आज की डेट में ना हमारे देश के PM ने भी ये बोला है कि आयुर्वेद का बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि कोई जिम्बाब्वे या उस साइड के कोई PM थे, उनकी बेटी को आंखों से दिखता नहीं था, तो आयुर्वेद में वो उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, वो वैसे ही बाहर सारी कंट्रीज से ट्रीटमेंट करा चुके थे, उनको कोई फर्क नहीं दिखा था। जी, मैं आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करवाया और उनकी आंख बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल, ये जो आपने बात बताई कि देखिए हमारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि वेस्ट वाले हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारे लोग भी आ रहे हैं, लेकिन हम लोग तभी एक्सेप्ट करते हैं जब बाहर के लोग आने शुरू कर देते हैं, और हमें जब दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब जाकर आयुर्वेद में आएंगे। तो हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जब आते हैं ना, वो हर जगह से जब ना सुन के आते हैं ना, तब एंड में
अगर यही लोग इनिशियल अवस्था में आ जाएं, स्टार्टिंग फेज में आ जाएं, जब आपको पता चला कि आपको ये बीमारी हुई है, एक बार कंसल्ट कर लें आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से। लोगों को ना इंस्टेंट बीमारी का इलाज मिल जाता है एलोपैथी में, तो लोग वहां पे भागते हैं, उनको ये नहीं पता होता एक बीमारी की दवाई आप खा रहे हो उससे 100 बीमारियां और हो रही हैं। बिल्कुल, अगर आपको एक्यूट फेज में लेनी पड़ती है, बहुत ज्यादा समस्या है, कुछ दिन के लिए लेना किसी हद तक ठीक है, इमरजेंसी में लेना ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि इसका लाक्षणिक चिकित्सा है, लाक्षणिक चिकित्सा कहते हैं सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कि आप गए डॉक्टर के पास, आपको वही सिर दर्द है, आपको पेट दर्द है, कुछ भी समस्या है, आपको गोली दे दी उसकी, वो दर्द दबाने की गोली है। आप देखिए 6-7 घंटे का उसका पीरियड होता है, उसका इफेक्टिव पीरियड, उसके बाद आपको दोबारा वो खानी पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपकी समस्या ठीक नहीं हुई है, वो बस एक लक्षण दबाया गया, वो जो आपको नर्व के थ्रू सिग्नल मिल रहा था ना आपके ब्रेन को, वो थोड़ी देर के लिए 6-7 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद जैसे इस गोली का असर खत्म होता है, आपको फिर दोबारा से वही दर्द होना शुरू हो जाता है। लेटर ऑन वो तो बीमारी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन उस गोली को खा के कल को किडनी खराब होती है, लिवर खराब होता है, कोई ना कोई नई समस्या खड़ी होती है। तो क्रॉनिक डिसीज में तो आप आयुर्वेद के ऊपर ही रहें तो बहुत अच्छे इंपैक्ट रहेंगे आपके ऊपर। दूसरी बात, जैसे आपने बताया कि हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी चीजों को तुच्छ समझने लग गए, और इसके कारण भी आयुर्वेद का काफी पीछे चला गया। अभी दोबारा से जैसे गवर्नमेंट पुनरुत्थान कर रही है, मोदी जी ने अभी जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का किया, और मीडिया चैनल्स आपके थ्रू या कई फेसबुक चैनल्स, आज की डेट में ना सोशल मीडिया का एक फायदा है कि आप नॉलेज छुपा नहीं सकते, आप झूठ छुपा नहीं सकते, सच कहीं ना कहीं से जमीन फाड़ कर भी बाहर आएगा। तो अब लोग आयुर्वेद को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, इज्जत भी दे रहे हैं और श्रद्धा से आ रहे हैं, इवन के वेस्ट वाले ज्यादा आ रहे हैं। पर मैं एक चीज का ध्यान दूंगा कि हमें बहुत सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि षड्यंत्र चलते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि मुगलों और तुर्कों ने तो जो हमारा नुकसान करना था वो किया, ब्रिटिशर्स ने ज्यादा किया। वो क्या करते थे, वो उसको ट्रांसलेट करके अपने वहां पेटेंट कर लेते थे। तो ऐसा ना हो कल को हमारी जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं, हमारी जो आयुर्वेदिक विद्याएं हैं, तो उनको कल को वेस्ट वाले कॉपीराइट कर ले और हमें अपनी ही चीजें करने के लिए उनके पास जाना पड़े और बहुत महंगे दाम देने पड़े। तो उससे बेटर है हम शुरू से इनके ऊपर प्रयास करना शुरू कर दें और आयुर्वेद को एक्सेप्ट करें और उन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। इन 5-6 सालों में ये भी देखा गया कि वेस्ट वाले यहाँ का ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं और हम उधर भाग रहे हैं उनके ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए। बिल्कुल, ये देश का दुर्भाग्य है कि हम ज्यादा ना वेस्ट को फॉलो करने लग गए। इवन के वेस्ट वाले अब दोबारा से हमारी संस्कृति को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि भारत में जो है, भारत यानी को जो रेडिएट करता है, जो ज्ञान का भंडार है, भारत जो हमारा देश है, इसके नाम में ही एक नॉलेज का भंडार छुपा हुआ है। तो एक विजडम है, एक नॉलेज है, आपको कैसे रहना है। अब देखिए, पैसा होना अच्छी बात है, पैसे के साथ साथ हम लग्जरीज के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आजकल संस्कार जा रहे हैं लोगों के बीच में। लोग, मैं देखता हूं कई बार वीडियोस, लोग एक तरह सी अभद्र भाषा यूज करते हैं, कभी गालियां यूज कर रहे हैं, कोई अपने बच्चों के साथ वीडियो डाल के बना रहे हैं। तो ये सारा अब ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसके कारण हो रहा है। हम उनको फॉलो करे जा रहे हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे संस्कार क्या कहते हैं। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, भारत का एजुकेशन सिस्टम, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा थी, उसमें बच्चों को संस्कारी भी बनाया जाता था, उनको पूरा सिखाया जाता था। आज की डेट में कोर्सेज हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास व्यवहारिक नॉलेज नहीं होती। हमें पता नहीं होता हम बात कैसे करनी है, हमें पता नहीं होता हमने बिजनेस कैसे करना है, हमें पता नहीं होता हमने कोई चीज उगानी कैसे है, हमें ये नहीं पता हम किसी विकट स्थिति में अगर पड़ जाते हैं हम लड़ाई कैसे करें, हम चिकित्सा कैसे करें। तो व्यवहारिक शिक्षा की तरफ जो ध्यान देता था हमारा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, तो हमें उसकी तरफ हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और हमें भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम ही नहीं अपने बच्चों को उसकी तरफ लेके जाएंगे, अगर हम ही सारा दिन फोन चलाते रहेंगे और ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे, फनी वीडियोस टाइप या कुछ ऐसे जो रील्स आजकल युवा पीढ़ी लगी हुई है, तो हम आगे अगली जनरेशन को क्या देने वाले। आयुर्वेद से मोक्ष तक हमारी श्रृंखला का नाम है, तो क्या आयुर्वेद से मोक्ष मिलता है? देखिए, आयुर्वेद को मोक्ष प्रवर्तक भी कहा गया है, यानी कि जो साइंस आपको आयु के बाद मोक्ष तक लेके जाए। तो मोक्ष इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोक्ष एक वो अवस्था है जहां पर आप जीवन मरण के चक्र से छूट जाते हैं। तो देखिए, मोक्ष वही इंसान अचीव कर सकता है जिसने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया हो। तो मोक्ष में है ना 4 फेजेस होते हैं। 4 फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू कैन नेवर स्किप एनी चैप्टर। आप किसी अध्याय को ना ऐसे स्किप नहीं कर सकते कि मैं पहले वो कर लूं। तो उसका पहला चैप्टर है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। तो
धर्म, जैसे मैंने बताया कि धर्म का मीनिंग है एक सही आचरण, एक नॉलेज। आप पैदा होते हो, आप एजुकेशन के लिए आप स्कूल जाते हो, पुराने समय में गुरुकुल में जाते थे, चलो एजुकेशन तो आप लेते हो, उस एजुकेशन से आपने कोई स्किल डेवलप करी, आपने उससे कोई स्किल डेवलप करी और आपने सीखा, आपको पता लग गया आपने कैसे किसी से बात करनी है, बड़ों से कैसे करनी है, अपने वर्क प्लेस पे कैसे बात करनी है। तो ये सारी चीजें धर्म के अंदर है, सिर्फ पूजा पाठ नहीं। धर्म का मीनिंग कि आपको नॉलेज हो गया कि आपने समाज में रहना कैसे है, आपने धन कैसे कमाना है, आपने सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है। तो ये जो सारी चीजें हैं, और ये सारी चीजें कैसे होंगी? गुरु से, माता पिता से। तो ये सारी चीजें जब आप अचीव कर लोगे, आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां पे आपको काफी चीजों का ज्ञान हो जाता है और आप अपनी जो भी आपकी फील्ड है आप उसमें निपुण हो जाते हो, तो यह धर्म, यानी कि अब आप धर्मपरायण हो चुके हो। अब आपको पता है सही क्या गलत है। अब आपके पास इतनी स्किल आ गई, अब आप अपनी सोसाइटी में सर्विस कर रहे हो उस चीज की, जिससे आप सोसाइटी का भी कल्याण कर रहे हो, समाज का कल्याण कर रहे हो, और उससे आप अपना नाम बनाते हो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका नाम बनता है, उससे आपका पैसा ही बनता है। तो ये पैसा जो बना और जो सर्विसेज थी, ये आ गया अर्थ, ठीक है। और उस पैसे से फिर आपने, अर्थ के बाद आपने अपना परिवार बनाया, विवाह करते हैं आप, आपके बच्चे होते हैं, लेटर ऑन आप अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो संसार में आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करते हैं, जो सभी प्रकार की इंद्रियों की इच्छाएं जो आप पूरा करते हो, वो आ गया आपका काम, ठीक है। तो धर्म, अर्थ, काम। तो जब आप इन सभी चीजों को पूरा करते हो, अपनी सर्विसेज पूरी प्रोवाइड करते हो, आपने जो भी इस भूमि से, इस देश से जो लिया, आपने एट द एंड उसकी सर्विस करते हो। तो ये धर्म, अर्थ, काम, ये करने के बाद जब आप जाते हो तो तभी आप मोक्ष अटेन कर सकते हो। तो ये सब आप तभी कर सकते हो अगर आप हेल्थी हो। इन सब का जो आधार है, एक अनफिट बंदा, एक जो अनफिट बच्चा, कोई बीमार बच्चा ना पढ़ सकता है, ना कमा सकता है, ना अपनी कोई इच्छा पूरी कर सकता है, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? तो इन सभी अर्थों को जो लेकर आएगा और मोक्ष तक आपको पहुंचाएगा वो है आयुर्वेद। आपको पता होगा हमारे जो मेरे क्लिनिक का जो नाम है वो भी मोक्ष आयुर्वेदा है, डॉक्टर ठाकुर मोक्ष आयुर्वेदा। तो मैंने मोक्ष आयुर्वेदा इसलिए नाम रखा था कि आयुर्वेद ही है जो आपको मोक्ष तक लेके जाएगा, धर्म अर्थ काम से होते हुए। तो आयुर्वेद को अपनाइए, डेफिनेटली आपको मोक्ष जरूर मिलना है। हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ को धर्म के साथ भी जोड़ा जाता है। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, तो हवन में जैसे अग्नि जलती है तो वो हमारे पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है, और आलती पालती मार के हम बैठते हैं तो उससे हमारी सेहत पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो हेल्थ और धर्म को क्यों जोड़ा जाता है? मतलब देखिए, धर्म जैसे मैंने बताया सही और गलत है ना, तो जो भी सही चीजें हैं। अब इसमें मैं आयुर्वेद में एक बात बताऊंगा कि आयुर्वेद में एक बात कही जाती है कि दुनिया के जितने भी द्रव्य हैं, जो भी दुनिया की वस्तुएं हैं, चाहे वो जिंदा हैं चाहे मृत हैं, चाहे जीवित हैं चाहे मृत हैं, कहते हैं सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम, यानी कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो पंच महाभूत से बनी है। अब कहने में इमेजिनरी बात लगेगी आपको, अब जब तक आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं ना किया, किसी चीज को स्टडी नहीं किया, आपको ऐसे लगेगी हवा की बात है ना, ऐसे कुछ नहीं है। ये सारी प्रैक्टिकल बात है, रिसर्च बेस्ड बात है। तो ये जो पांच महाभूत हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, तो ये जो पांचों महाभूत हैं, इनके ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन किसी चीज में होते हैं तब वो चीज बनती है। तो जैसे आपने बोला कि धर्म के साथ, जैसे हम बैठते हैं जमीन पर तो पृथ्वी महाभूत के संपर्क में आते हैं। अग्नि को कहा गया कि सर्वदोषहर, ठीक है ना। जो अग्नि महाभूत है ये आपकी सारी अशुद्धियां दूर कर देता है। हम खाना बनाते हैं अग्नि पे, किस लिए बनाते हैं? ताकि उसके अंदर की जो जर्म्स हैं, कृमि है, बैक्टीरिया वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी के साथ हम रहते हैं तो वो हमें चैनलाइज करती है, ठीक है। वायु प्राण है, प्राणायाम कहते हैं ना, प्राणायाम, लोग प्राणायाम करते हैं, उनको मतलब नहीं पता प्राणायाम का। प्राणायाम यानी कि प्राणों का आयाम, यानी कि उसको बढ़ाना, पूरे शरीर तक पहुंचाना। प्राण कहा गया वायु को, सांस ना 1 मिनट हम मर जाएंगे तो उसी को प्राण कहते हैं जी। तो यानी कि वायु को हमारे शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों तक पहुंचाना प्राण। तो पृथ्वी, अग्नि महाभूत हमारे अंदर रहता है। अगर अग्नि होगी तो ही हम कुछ भी खा रहे हैं, पचा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अग्नि महाभूत के संपर्क में आते हैं। उसमें जो भी हम औषधियां डालते हैं, जो द्रव्य डालते हैं, वो वातावरण की शुद्धि करते हैं, ठीक है। वातावरण की शुद्धि से क्या होगा? जो भी इंफेक्शियस डिसऑर्डर्स हैं, जो भी बैक्टीरियाज हैं, कंटेजियस डिसीज है, उनमें लाभ मिलता है। पुराने टाइम पे केमिकल्स नहीं होते थे तो यज्ञ हवन करते थे,
आज भी उनका इम्पैक्ट है और उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा यज्ञ हवन का, ये चीज है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी छोटे छोटे लेवल पे ही सही लेकिन आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करती हैं। और इसका धर्म के साथ आपको जोड़ने का ये कारण है कि आप एक तरह से, अगर आपको वैसे बोलेंगे ना कि ये चीज करो तो आप नहीं करोगे, धर्म के साथ जोड़ देंगे तो आप रिचुअलिटी भी से भी करोगे और दूसरा आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी सोशल वेलबींग के ऊपर, एक आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपको जो पॉजिटिविटी मिलेगी इन सभी पंचमहाभूतों से, यही भगवान है ये पंचमहाभूत, तो ये इन्हीं से ही आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, उससे आपकी हेल्थ भी बेटर होगी। ऐसा एक बार हुआ भी है, मैं मंदिर गया था, मंदिर जाते मेरा सिर दुख रहा था, मंदिर अंदर गया हूँ मंदिर के, यार मेरा सिर बिल्कुल मतलब शांत हो गया, पूरा काम एटमॉस्फेयर, पहले टेंशन्स बहुत ज्यादा हो रखी थी, तो ये भी हुआ। देखिए इसके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए जो भी मंदिर बनाए गए हैं और जो खास तौर से पौराणिक मंदिर हैं जो भारत के, वो स्पेशली कुछ ऐसी ऐसी जगह पे बनाए गए हैं जो एनर्जी सेंटर्स हैं। आप मंदिर जाते हैं, आप थोड़ी देर जस्ट बैठिए, कुछ मत करिए, जस्ट बैठिए, वो एनर्जी सेंटर्स हैं। क्योंकि जितने पौराणिक मंदिर है ना, क्योंकि जब इनको बनाते थे तो इनमें भी इसमें विज्ञान है कि किस दिशा में, इसमें जो हमारे शास्त्र ना, वैसे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 दिशाएं मानी थी, आयुर्वेद में 10 दिशाएं मानी जाती हैं। उसमें नैऋत्य कोण है, ईशान कोण है, अलग अलग हैं, पाताल नीचे कोई माना जाता है, अंतरिक्ष, तो इस तरह 10 दिशाओं का वर्णन किया गया। तो इसमें कोई भी चीज है उसका, जैसे मंदिर का गर्भगृह होता है, कुछ भी है ना, तो उसमें यज्ञशाला है, अलग अलग उसमें अलग अलग कोण बनाए होते हैं, अलग अलग उसमें दिशाओं का इम्पैक्ट होता है। तो जब आप वहां बैठते हो, वो एक तरह से एनर्जी सेंटर्स है, तो आप जब बैठते हो आप उस एनर्जी से कनेक्ट करते हो, जिससे भी आप एक तरह से एनर्जाइज होते हो और आपकी नेगेटिव एनर्जी कम होती है। तो इसके कारण भी आपको ये चीज हुई, जैसे आपको बेटर फील हुआ, आपको जो हेडेक। आयुर्वेद में दोषों की बात की गई है, वात पित्त कफ, और ये दोष है क्या? वात पित्त कफ ये त्रिदोष माने गए हैं जो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्थ में। ये सबके भीतर होते हैं, वात पित्त एंड कफ। जैसे मैंने पहले बताया पंचमहाभूत, ठीक है, तो इन पंचमहाभूतों का इन वात पित्त कफ के अंदर अलग अलग रेशो में मतलब इसकी क्वांटिटी रहती है। तो वात पित्त कफ हमारी बॉडी में हमेशा रहते हैं। वात को मैं कोरिलेट कर सकता हूं हमारी बॉडी में वायु से, ठीक है। हमारी बॉडी में जितने भी फास्ट काम होते हैं, हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है, वायु का काम, वायु एकदम गतिशील होती है, फास्ट होती है, ठीक है। तो जो भी हम हमारी बॉडी में मूवमेंट है, मैं बात कर रहा हूं, तो वायु के कारण है। आप सुन पा रहे हो, वायु के कारण है। तो ये वात के कारण है। आपकी बॉडी में अगर दर्द होता है, जैसे पुराने बुजुर्ग जिनको नॉलेज है कहते हैं ना, वाय वाला खाना मत खाना अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वात का इंपैक्ट रहता है उसमें। पित्त, पित्त की बात करें तो पित्त वो दोष है जिसमें अग्नि प्रधान रहती है। अब जिन लोगों में बहुत ज्यादा गर्मी का अनुभव रहता है, जिसको कहते हैं ना कि हाँ मैं कोई गर्म चीज नहीं पचा सकता, तो वो अग्नि तत्व जिसके अंदर बहुत हाई रहता है उसको पित्त कहते हैं। पित्त, वो पित्त दोष है। उसके बढ़ने से आपको क्या होगा, मुंह में छाले होंगे, बॉडी में जलन, खारिश होना, गर्मी सी लगना, तो ये चीज रहती है। और जो तीसरा दोष है कफ, कफ का दोष होता है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं स्निग्धता रहती है, इसमें लुब्रिकेशन रहती है, हैवीनेस रहती है। इसमें पृथ्वी और जल महाभूत ज्यादा रहता है, पृथ्वी और जल महाभूत। जो वात है इसमें वायु और आकाश का भी रहता है, आकाश भी खालीपन जैसे फास्ट। तो इस तरह अलग अलग महाभूत के जो एक रेशो से ये 3 महाभूत होते हैं। अब देखिए हर एक की बॉडी में तीनों दोष तो पाए जाते हैं, तो हर एक की बॉडी में इनका रेशो अलग अलग है। उसकी बेसिस पे ही आपकी बॉडी का एक संरचना बनती है कि वो आपकी बॉडी बिल्ड, फिजिकल बिल्ड कैसी है और आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, और तीसरा आपको किस तरह के रोग होते हैं या आप किस तरह की डाइट लेते हो। तो ये सारा चीज इन दोषों के ऊपर डिपेंड करती है। और ये तीनों दोषों का साम्यावस्था यानी कि इक्विलिब्रियम में रहना ही स्वस्थ कहा जाता है। प्रकृति का प्रकृति होती है, जैसे कि वात की प्रकृति है, पित्त की प्रकृति है, वो क्या चीज है? जी मैं वहीं आ रहा था कि इनको अगर बैलेंस में मानते हैं तो आप फिट हैं, अगर ये इम्बैलेंस होते हैं तो आप बीमार होते हैं। अब आते हैं प्रकृति के, वातज है या पित्तज है या कफज है, ये अलग अलग प्रकृतियां होती हैं। तो देखिए इसमें कहते हैं कि जब एग फर्टिलाइज होता है ना, जब कोई लेडी कंसीव करती है, बच्चा होता है, तो उस दौरान ही ये चीज जो है डिसाइड हो जाती है, जब मेल फीमेल का एग फर्टिलाइज होता है कि आगे जो संतान है वो किस प्रकृति की रहेगी। अब ये
सिंगल किसी में डोमिनेंट हो सकता है भी, हाँ किसी में वात बढ़ा हुआ है, किसी में पित्त बढ़ा है, या किसी में कफ, या किसी में मिक्सचर भी रहता है, किसी में वात पित्त बढ़ा होता है, तो इसमें अलग अलग संयोग रहते हैं। लेकिन जो मैंने लक्षण बताया कि वायु के लक्षण ये हैं, पित्त के हैं, तो वायु वाले लक्षण जिसमें वात डोमिनेंट होगा जिस बंदे में, तो उसमें क्या होगा कि वो वीक स्ट्रक्चर के होंगे। आपने देखा होगा वो पतले से लोग होते हैं, कुछ बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं, बहुत तेजी से बात करते हैं, एंड खाना भी फटाफट खाएंगे और फटाफट उनको मोशन भी जाना पड़ जाएगा, और वो कितना भी खा लें वो पतले ही रहेंगे। तो उनमें बीमारियां भी कैसी होती हैं, कभी घुटने दर्द कर रहे हैं, और वो एक और खास चीज, वो जब चलेंगे कई बार हड्डियों में कड़कड़ की आवाज आती है ना कहीं होंगे, तो ये वात का लक्षण। तो ये कुछ मैंने मॉरली ओवरऑल बताया कि वात के जो जिनमें वात प्रकृति होगी उनमें ये चीज होगी। पित्त वालों में क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान रहता है इनमें, तो इनमें ये मध्यम काय होंगे, ना बहुत ज्यादा कमजोर होंगे ना बहुत ज्यादा हैवी होंगे, ये ज्यादातर फिट से पर्सनैलिटी के रहेंगे, मीडियम इनका बॉडी स्ट्रक्चर रहता है। तो इसमें क्या होता है, रेडनेस सी रहेगी, जलन सी हो जाएगी, जो भूख है मीडियम सी रहती है, ना बहुत ज्यादा खाते हैं ना बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं, और ये चीज रहती है। कफज वाले थोड़े ओबीज होते हैं, भारी भरकम शरीर, हड्डियां बहुत भारी भारी, तो और शरीर भी भारी भारी, आराम पसंद लोग, सुस्ती से चलेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, उनको नींद बहुत आएगी। तो ये सारे कुछ लक्षण हैं अलग अलग प्रकृतियों में। तो ये इस तरह से जैसे दोष हैं, इसके बेसिस के ऊपर ही किसी बंदे की प्रकृति निर्धारण होती है कि उसी के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। हाँ देखिए, प्रकृति कैसी है ये मैटर करता है, और उस टाइम बीमारी कौन सी हुई है इस पे डिपेंड करता है। अब ट्रीटमेंट के साथ साथ मैं बताऊंगा कि आपको अपनी जो आपकी प्रकृति है उससे विपरीत आहार लेना है, ऑपोजिट लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं पित्त प्रकृति का हूं और मैं बहुत ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करूंगा, तो क्या होगा, वो ऑलरेडी किसी बंदे में ऑलरेडी ज्यादा है, तो अगर वो सेम वही चीज करेगा तो क्या होगा, वो उसका प्रकोप हो जाएगा, वो बढ़ जाएगी वो चीज बहुत ज्यादा, तो उसके कारण जो पित्त बढ़ने के कारण जो रोग होते हैं वो होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको बस इतना जानना है कि आपकी जो भी प्रकृति है, आप उसका जो भी डाइट खाते हैं आप उससे ऑपोजिट खाएं। अगर आप वातज हैं तो आप वात शामक आहार लें, जो वायु को शांत करने वाला है। अगर आप कफज रोगी हैं, अगर आपकी प्रकृति कफ वाली, आप पहले से ओवरवेट हैं और आपको ऐसी ही बीमारियां होती हैं, बहुत ज्यादा मोटापा रहता है, या हाइपोथायराइडिज्म जैसी कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसी कफज रोग हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें क्या करना है कि हमें वात वाला खाना खाना जो वात को उठाए, ऑपोजिट आ गया ना। तो हमें, तो अगर हम सेम प्रकृति वाला करेंगे और मोटा आएगा, वात वाला खाएंगे तो कम। तो हमें अपनी जो दोष है उससे विपरीत आहार और चिकित्सा करनी पड़ेगी। लोग आयुर्वेद को ये भी समझते हैं कि कुछ घरेलू उपाय बता दिए और कुछ मेडिसिन ले ली तो हो गया आयुर्वेद पूरा। इसमें पंचकर्मा का भी एक सेगमेंट आता है, ये क्या चीज है? देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि आयुर्वेद एक बहुत बड़ा महासागर है, और हम इसमें ना एक छोटी सी बूंद के मात्र भी नहीं है। तो और जो बीच में, जैसे मैंने बताया कि ये कालखंड ऐसा है कि जिसमें हमारी नॉलेज को तहस नहस करने का बहुत प्रयास किया गया, और मैं सैल्यूट करता हूँ उन आचार्यों को, उन आयुर्वेद के चिकित्सकों को जिन्होंने इतने खराब दौर के दौरान भी, चाहे वो ब्रिटिशर्स का था, मुगलों का था, चाहे वो आजादी के बाद का भी रहा जिसमें आयुर्वेद की कोई सार नहीं ली सरकार ने, तो उस दौरान भी उन्होंने इस चीज को जिंदा रखा, पैसे की कमी के होते हुए भी जिंदा रखा, सिस्टम के हमारे अगेंस्ट होते हुए भी जिंदा रखा। बहुत मेहनत करी कुछ लोगों ने, और आज हम इस स्थिति पे पहुंचे कि हम इसको रिस्पेक्ट दिलवा पाए हैं और लोग अब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये जो हमारा कालखंड गया जिसमें हमें हमारी चीजों से छुपाया गया या हमें हमारी नॉलेज से दूर रखा गया, तो उसका इम्पैक्ट है कि आज लोगों को भी पूरी नॉलेज नहीं होती है कि आयुर्वेद क्या है। लोग सोचते हैं 2 नुस्खे बता दिए किसी ने तो वो आयुर्वेद है, वो तो एक अंश मात्र भी नहीं है। आयुर्वेद एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, और उसके अंदर बहुत सी जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, मेडिसिन, सर्जरी, आपके बच्चों का पीडियाट्रिशियन, वैसे कौमार भृत्य है, आपकी पॉइजन की चिकित्सा है, उसको अगत तंत्र कहते हैं, दंष्ट्रा चिकित्सा। पुराने टाइम में राजा महाराजा को देते थे, कोई टॉक्सिन दे देते थे उनका राज्य हथियाने के लिए, तो उससे बचने का है। व्यवहार आयुर्वेद है कि आपने किसके साथ डील कैसे करना है, अगर कोई क्राइम करता है तो उसको कैसे पहचानना है। तो बहुत सी चीजें हैं उसमें। स्त्री रोग के बारे में बताया गया, सर्जरी के बारे में बताया गया। महर्षि सुश्रुत को, जिनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता, 4000 BC के पहले की बात है, तो तब भी सर्जरीज होती थी। प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले भारत में। तो ये सारी चीजें, आयुर्वेद एक बहुत बड़ी चीज है। तो नुस्खे तो जस्ट एक
मैं कहूंगा 0.1% वाली चीज है। तो इसमें औषधियां भी होती हैं, सर्जरीज भी होती हैं, एंड ये तो होगी औषधियां होगी, ये होगी हमारी शमन चिकित्सा। मान लीजिए आपका कोई दोष बढ़ा था, कुछ धातुएं बढ़ी थी या कुपित थी, आपने कोई दवाई खाई, उसका आपने शमन कर दिया। आगे की संशोधन चिकित्सा की बहुत बढ़ गई है और हम उसको बाहर निकाल रहे हैं। आम भाषा में कहूँ डिटॉक्सिफाई कर दिया। आपके शरीर में कुछ गंदगी थी और वो अंदर आपके कुछ ऐसी पैथोलॉजी कर रही थी कि आपकी धातुओं को विषम कर रही थी और आपको बीमार कर रही थी। अब हमने उनको रखा ही नहीं, हमने उनको निकाल दिया। उसको कहते हैं, वो पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। उसमें बहुत सारी चिकित्साएं हैं, बहुत से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिससे कि बॉडी को कई तरीकों से साफ किया जाता है। उसमें वमन विरेचन ऐसे अलग अलग चीजें हैं, उनके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो उस चिकित्सा के अंदर जो टॉक्सिन्स है बाहर निकाल दिए जाते हैं और बाहर निकाले हुए दोष दोबारा नहीं आते। इसका ये फायदा रहता है। जो दबाए हुए दोष है वो कई बार किसी कारण से, अगर आप गलत डाइट लेते हैं तो कई बार दोबारा से उठ खड़े होते हैं, लेकिन अगर आप पंचकर्म से चलते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं वो सप्रेस करती हैं बीमारी को या पूरा जड़ से खत्म करती हैं? क्योंकि एलोपैथी जो दवाइयां हम लेते हैं वो बीमारी सप्रेस कर देती है, तो क्या आयुर्वेदिक दवाइयां भी ऐसे ही काम करती हैं? नहीं, आयुर्वेद में जो दवाइयां हैं, और जैसे मैंने बताया कि हर बंदे की प्रकृति अलग है। इसमें एक सेम अगर बीमारी है ना किसी को, तो उसमें भी अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग दवा और अलग अलग चिकित्सा विधान बताए जाते हैं। तो वातज प्रकृति वाला है, पित्त वाला है, या संसर्गज यानी उनके कॉम्बिनेशन वाला है, तो उसके एनालाइज करके आपका जो योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक है उसके पास जाइए। वो चेक करेंगे, आपकी नाड़ी चेक करेंगे, जीवा चेक करेंगे, टंग चेक करेंगे, आपके फिजिकल सिम्टम्स चेक करेंगे, पूरी हिस्ट्री लेंगे। उसके बेसिस पे आपकी प्रकृति और दोष का निर्धारण होता है कि आपको कौन सी बीमारी है, किस अवस्था पे। उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि आपको कौन सी दवाई देनी है, और जो भी सही डायग्नोस करके आपको सही दवाई दी जाएगी वो बीमारी के कारण। हमारे आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा शब्द बोला गया चिकित्सा को दूर, मतलब चिकित्सा के लिए, किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए एक सबसे मुख्य सिद्धांत है निदान परिवर्जन। निदान कहते हैं कारण को, कि रोग के कारण का जब तक हम निदान नहीं ना करेंगे, यानी कि अगर कोई चीज आपको एक गलत चीज खाने के कारण ये चीज रोग हुआ है, जब तक आप उसको बंद नहीं करोगे आप ठीक कैसे होगे? ठीक है, तो उसको अगर हम बंद कर देंगे, रोग का कारण का त्याग हो गया, तो वैसे ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो उपद्रव है, जो कॉम्प्लिकेशन है, उसके लिए हम मेडिसिन देंगे, तो वो जो है रोग है वो जड़ से खत्म होता है और बीमारी दोबारा नहीं आती है और पेशेंट्स हमेशा के लिए ठीक रहता है। इवन के जो पेशेंट्स ऑलरेडी एलोपैथिक दवाइयों के ऊपर लगे हुए हैं, हमारी दवाइयों से, हमारी ट्रीटमेंट से हमने देखा है धीरे धीरे करके वो छूटती जाती हैं और पेशेंट बिल्कुल सभी दवाइयों से मुक्त होकर अपना जीवन एंजॉय करते हैं। हमारे पास के जाते हैं कि हम ठीक हो गए हैं जी, आगे दवाई उनके घर भेज देते हैं कि नहीं ठीक है, अब अगर कोई और दिक्कत होगी फिर देख लेंगे, अब आप ठीक हो। तो एनालिसिस साथ साथ करना जरूरी होता है। हम साथ साथ रिपोर्ट्स करवाते रहते हैं पेशेंट्स की, ताकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में, कहते हैं ना झूठ को 100 बार बोल लो ना 100 साल से, वो भी सच लगने लग जाता है। तो हमारे साथ यही हुआ हमारे भारत में कि हमें कह दिया कि हाँ भाई आज बीपी की गोली या शुगर की गोली या थायराइड की गोली खानी शुरू कर दी, या आपको गठिए की गोली शुरू कर दी, वो सारी जिंदगी खानी है। क्यों? आपको लग रहा है कि हाँ बाकी 100 लोग भी खा रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो मैं भी बीमार हूं। और कई बार तो हैरानी ऐसी होती है, हमारा मानसिक गुलामी हमारे अंदर इतनी भर दी गई है। विभोर जी देखो, कई बार पेशेंट आता है ना, मैं पूछता हूँ उससे कि हाँ जी आपको क्या समस्या है? हम ठीक हैं। अच्छा उनसे पूछो, हाँ जी बीपी की गोली खाते हो, शुगर की खाते हो, थायराइड की खाते हो, गठिया खाते हो? हाँ 10 गोलियां खाते हैं। मतलब, और वो उनसे पूछा कि बीमार हो या नहीं हो, तो कहेंगे बीमार नहीं है। यानी कि 4-5 गोलियां खाना सुबह शाम हमने इतना कैजुअल कर दिया है, इतना नॉर्मल कर दिया, हमें लग रहा है हर घर में खा रहे तो हम भी नॉर्मल है। लेकिन अब लोग सचेत होने लगे, उनको लग रहा है कि भाई 10-15 साल खा ली, 20 साल खा ली, फिर भी किडनी खराब हो रही है, फिर भी लीवर खराब हो रहा है, फिर भी हार्ट अटैक आ रहा है। आजकल लोग बिना प्रिस्क्राइब करे भी खुद ही ले लेते हैं एलोपैथी दवाइयां, तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। सबसे ज्यादा खराब है ये, तो इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा आप चिकित्सा ना करें, ठीक है ना। इससे अच्छा आप आहार विहार से कर लें, चाहे एलोपैथी दवाई है चाहे आयुर्वेदिक दवाई है। एलोपैथी दवाई खानी है एमबीबीएस डॉक्टर से पूछ के खाइए, आयुर्वेदिक दवाई खानी है बीएमएस आयुर्वेदा डॉक्टर से पूछ के ही खाइए, पर सलाह जरूर लें। अपनी मर्जी से अगर आप आयुर्वेद को या एलोपैथी दवाई को सप्लीमेंट समझ के खा रहे हो या कुछ ऐसे ही खा रहे हो, तो आप डेफिनेटली किसी ऐसे रोग में फंसोगे कि आपको फिर बचाना मुश्किल होगा। हमारे पास इतने ज्यादा किडनी और लिवर के रोगी आते हैं, जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है ना विभोर जी, 90% हमने देखा है उनमें हिस्ट्री होती है सेल्फ मेडिकेशन की। या तो वो जैसे कोई मेडिकल स्टोर से ले लिया या किसी झोला छाप से ले लिया,
अपनी मर्जी से, या फिर कोई टीवी पे ऐड देख के कि हाँ ये चीज अब जैसे आती है ना 10 दिन में ये कर देंगे, ऐसा इसमें कुछ साइंस ही नहीं। पेन किलर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किडनी में पड़ता है, तो लोग पेन किलर ही खा लेते हैं। पेन किलर, सिर दुख रहा है पेन किलर खा लो, कोई भी थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है पेन किलर खा लो, हाथ में दुख रहा है, हाथ दुख रहा है उनका पैरासिटामोल नहीं छोड़ते लोग। मेरे पास अभी रिसेंटली लास्ट वीक एक लेडी आए थे, बहुत बुजुर्ग थे, वो पिछले 6 महीने से लगातार पैरासिटामोल खा रहे थे, कहते हुए मेरे को दर्द होता था बॉडी में, खा रही, उनका लिवर सिरोसिस में पहुंच गई, वो लिवर डैमेज हो गया। लोग सोचते हैं पैरासिटामोल की गोलियां ऐसे टॉफी की तरह जेब में रखी खाते रहे, नहीं खानी है। अगर आप ठीक है, अगर आपको फीवर हुआ, चलो कभी आपने 2-4 दिन खा ली, आप ठीक हो गए, बात समझ में आती है। लेकिन अगर आपको वो चीज डेली हो रही है और आप डेली गोली खा रहे हो, तो इसका मतलब आप एक ऐसा एस्केपिज्म कहते हैं इसको, भी आप भाग रहे हो अपनी बीमारी से आंख बंद करके, वो जैसे वो शतुरमुर्ग वाला ना, वो सेल जमीन में रहता है, आप वही काम कर रहे हो। और जो पेन किलर्स है, जैसे वेस्ट ने पेन किलर्स चलाई थी, वो वहां पे बैन हो गई हैं, यहाँ पे अभी भी बिक रही है और लोग बिना प्रिस्क्राइब करे हुए बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो वेस्ट में बैन है, यहाँ पर धड़ल्ले से अभी भी बिक रही है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और जो भी दवाइयां आप डॉक्टर से पूछ के लें, कितनी मात्रा में लेनी है और कब तक लेनी है, और किस बीमारी में वो लेनी भी है या नहीं लेनी। जैसे मैंने बताया क्रॉनिक डिसीज में, गठिए में हमारा बहुत अच्छा इलाज है, थायराइड में बहुत अच्छा इलाज है, बीपी शुगर में बहुत अच्छा इलाज है, ऑटोइम्यून डिसीज में बहुत अच्छा आयुर्वेद में इलाज है, तो एस्थमा में बहुत अच्छा इलाज है आयुर्वेद में। तो इमरजेंसी के लिए अगर आप वो ले रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर आप उसको डेली ले रहे हैं तो आप एक तरह से अपने आप को डिपेंडेंट कर रहे हैं। ठीक आपने होना नहीं है, आपको भी पता है, फिर भी आप उसे ले रहे हो, तो आप वो जो ड्रग है वो अंदर टॉक्सिसिटी करेगी और आपको एक नई बीमारी गिफ्ट में मिल जाएगी, और उसके बाद हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए अवेयर करना, इस पॉडकास्ट का मीनिंग है आयुर्वेद से मोक्ष तक, हम इसका नाम रखा है। तो आपको मोक्ष तक पहुंचाना है, अगर आप फिट रहोगे तभी पहुंचोगे ना, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया आयुर्वेद से मोक्ष तक। तो हमारा मेन मोटिव है आपको अवेयर करना आयुर्वेद के बारे में। जैसे आपने बताया कि लोग सोचते हैं नुस्खा है, ऐसे नुस्खा बिना किसी से पूछे, बिना किसी से जाने भी ना प्रयोग करें, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। ऑथेंटिक लें, और अगर आपको कोई इंपैक्ट आता है, कोई बुरा इंपैक्ट आता है, तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ये इतनी सिंपल चीज नहीं है कि आप अपनी बॉडी के साथ, अगर आपकी गाड़ी खराब होती है, अब मैं पूछता हूं, आप जाते हैं ना एजेंसी में ओरिजिनल चीज के लिए, तो ये अरबों का शरीर है, इसके साथ आप कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? तो उसके साथ ऐसे ना करें, ऑथेंटिक जगह से इलाज। आयुर्वेद में डाइट का क्या महत्व है, डाइट कैसी होनी चाहिए? देखिए विभोर जी, जैसे मैंने बताया, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है दूसरे से, और इसमें एक और चीज इंपैक्ट करती है, देश काल, कि आप किस कंट्री में रह रहे हो, किस कंट्री में रह रहे हो, उस टाइम सीजन कैसा चल रहा है, जो खाने वाला है उसकी उम्र कैसी है, क्योंकि हमारी लाइफ में अलग अलग फेसेस होते हैं, बचपन अलग है, जवानी अलग है, मध्य में अलग है, बुढ़ापा अलग है। तो हर जो फेज है ना, उसमें हमारी बॉडी में दोष भी कम या ज्यादा होते रहते हैं। अब मान लीजिए ठंडा पानी है, हमें ये गर्मियों में तो ठीक है, लेकिन वही अगर ठंडी सीजन आ गया, विंटर था, क्या वहां पे खराब है? ठीक, बारिशों के सीजन में भी खराब है वो, तो क्योंकि गला खराब हो जाता है नेचुरली। तो अलग अलग जो लोग हैं उनके अलग अलग देश हैं, बल है, काल है, उनकी अग्नि बल है। तो आहार के बारे में जैसे बात करते हैं कि आपकी डाइट, आहार के बारे में क्या है कि अग्नि बल सापेक्षणी के बारे में आचार्यों ने बताया कि जो आपका आहार है आपके अग्नि बल पे डिपेंड करता है कि आप कैसा खाएं। हर बंदे की जो डाइजेस्टिव फायर है, डाइजेस्टिव पावर है, वो अलग है दूसरे से। अगर आपकी डाइजेस्टिव पावर कम है, इसको मैं एग्जाम्पल ही समझाता हूँ आम भाषा में। मान लीजिए कहीं पे आग लगी हुई है, बहुत थोड़ी सी आग जल रही है, और आप उसके ऊपर बड़ी लकड़ी रख दें, तो क्या होगा? नहीं जलेगी, आग बुझ जाएगी, धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। तो सेम हैपेंस विद योर स्टमक। अगर आपके अंदर डाइजेशन पावर कम है और आप हैवी मील्स ले रहे हो, तो आपकी कोई बॉडी नहीं बनने वाली, आप कोई तगड़े नहीं होने वाले, आपको उल्टा नुकसान होगा। वो अपच करेगी, पचेगी नहीं, उसका आम बन जाएगा और वो आपकी दोष धातु में ब्लॉकेज करेगा। तो ऐसे बंदे में क्या करेंगे, हम उसको लघु आहार देंगे, यानी कि जो इजी टू डाइजेस्ट करना इजी रहे। और वो जब डाइजेस्ट, जैसे कि हम क्या करेंगे, जैसे छोटी लकड़ी डालेंगे या बुरादा डालते हैं आग के ऊपर, तो क्या करेगा, वो इंस्टेंटली जलेगा और वो जल्दी जल जाएगा, फिर हमें थोड़ा और डालना पड़ेगा। तो सेम वही आधार के ऊपर हम उसकी मील्स को रखेंगे थोड़ी मात्रा में। क्या बहुत ज्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं,
5 की बजाय 6 बार खाओ, 4 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं, जिनकी अग्नि बहुत कम है। तो एक आहार का रूल और एक आपका मेडिसिन का रूल सभी रोगियों पे नहीं चल सकता। और इसके विपरीत अब जिन लोगों की अग्नि बहुत ज्यादा होती है कि भाई बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, तो ऐसे बहुत ज्यादा खाएंगे क्या होगा, एक तो आप अपनी धातुएं खराब करोगे, वेट बढ़ाओगे और ऐसी बीमारियां लगाओगे जिनसे फिर आगे प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे लोगों में क्या करना है जो बहुत ज्यादा ओबीज हैं और बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, उसमें क्या करेंगे हम, इसमें कहते हैं गुरु और अवतर्पण, यानी हम खाने में ऐसी चीज खाएं जो हैवी हो, जिसको पचाना थोड़ा, जो देर तक पचे और वो ज्यादा एक्युमुलेट ना करे आपकी बॉडी में, एसिमिलेशन ना करे आपकी टिश्यूज में, और आपकी टिश्यूज को थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करे आपकी, ताकि आपका वेट कम हो। और आप इससे क्या होगा, वो उस अग्नि को उसको पचाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और वो नॉर्मल अवस्था में। तो आपके अग्नि बल की परीक्षा होनी बड़ी जरूरी है जब आप डाइट डिसाइड कर रहे हो, और उसमें भी वेरिएशंस रहती हैं, जैसे ऐसे कौन सा सीजन चल रहा है, जैसे हमारी अलग अलग ऋतुएं हैं, भी गर्मी है, सर्दी है, वर्षा है, तो अलग अलग ऋतु में हमारा अलग अलग उसका इम्पैक्ट रहता है। और बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, उसके अकॉर्डिंग अलग। खाने का भी कोई टाइम होता है कोई? जी बिल्कुल, हमारा खाना खाने का पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। हमारी बॉडी एक क्लॉक के हिसाब से चलती है, और एक चीज हमारी बॉडी में अडेप्टेबिलिटी की भी रहती है। आप जिस टाइम पे खाना खाना शुरू कर दो, जिस टाइम पे उठना शुरू कर दो, बॉडी उस टाइम पे आपको अपने आप बिना अलार्म लगाए भी आप उठ जाओगे, आपको उसी टाइम पे भूख लगना शुरू हो जाएगी। और आप ये देखिए कि जिस टाइम पे मान लीजिए आप लंच करते हैं 2 से 3 के बीच में फॉर एग्जांपल, तो आप 2 से 3 के बीच में कर लीजिए। अगर आपने 4 बजा दिए, 4 मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा ऊपर हो गया, तो क्या कहते हैं लेट हो गए जी, फिर कुछ खा लिया, तो ना खाएं, वो आपकी विषम अग्नि करेगा, यानी कि अग्नि को खराब ही कर देगा। और कई बार ऐसा होता है कि लेट हो जाते हैं, फिर खाना खाने का मन ही नहीं करता। बिल्कुल, और इसके साथ एक तो मन नहीं करेगा, और उसके बाद आप उस टाइम पे खाइए जब आप तीसरे टाइम का खा रहे हैं, बीच में मत गड़बड़ करिए, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी में दोबारा से वो जो एंजाइम्स हैं, आपकी बॉडी जो सिग्नल देगी कि हाँ अब आपने खाना है, वो आप पचा सकेंगे। तो ये सारी चीजें बड़ा ध्यान रखनी है। आयुर्वेद में तो हर चीज का, जैसे दिनचर्या के बारे में बताया गया, कितने बजे उठना है, कैसे उठना है, उठ के छोटी से छोटी चीजें बताई गई हैं, जो इस पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो छोटी छोटी चीजें बताई गई हैं, जिसमें खाना कैसे खाना है, क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, तो छोटी से छोटी चीजें इस श्रृंखला में हम आगे हमारे ऑडियंस के साथ उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। क्योंकि जल्दी जल्दी में ये चीज समझाई नहीं जाती, उसके लिए पूरा प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो इस तरह से डाइट का भी हमारा हर सीजन में और हर हमारे जो एज ग्रुप है उसमें डिफरेंट रहता है। और इसमें अग्नि बल का, जैसे मैंने बता दिया कि अग्नि का आपको अपना सेल्फ एनालाइज भी आप कर सकते हो कि आपको भूख कैसे लगती है, आपका बॉडी वेट कैसे, तो उस हिसाब से जैसे मैंने बताया वैसे आप खाइए, तो आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा और आप अच्छे से पचा भी सकते। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, मुझे तो नहीं पता था इतनी सारी चीजों के बारे में। मेरे को लगता है कि दर्शकों को भी इसके बारे में नॉलेज कम ही थी। देखिए, आयुर्वेद का जैसे मैंने बताया कि इतने सालों का एक तरह से युद्ध लड़ा आयुर्वेद ने, और हमारे जो पुराने ऋषि महर्षि जो भी आयुर्वेद के स्कॉलर्स रहे, जो हैं अभी और जो हमें छोड़ चुके हैं, उनको सभी को श्रद्धांजलि हाथ जोड़कर कि जिनके कारण आयुर्वेद बचा हुआ है। आयुर्वेद है तो हम सब हैं। आयुर्वेद सिर्फ मेरा पर्सनल नहीं है, ये सबके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, और इसको अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ना सिर्फ आप हेल्दी रहोगे, आप अपनी लाइफ में सारे अपने जो गोल्स हैं, चाहे वो धर्म के हैं, अर्थ के हैं, काम के हैं, मोक्ष के हैं, सभी को अचीव कर सकते हो। और बिल्कुल हम एक बहुत ही हेल्दी समाज की संरचना कर सकते हैं। और आई होप आपको ये जानकारियां मिली होंगी, आपका आयुर्वेद के बारे में एक जो मिथ था और आयुर्वेद के बारे में कुछ जो आपके मिसकंसेप्शन थे वो आपके जरूर दूर हुए होंगे। इसी श्रृंखला को आप कंटिन्यू रखिएगा, और इसमें हम बहुत सारे ना सिर्फ आयुर्वेद के बारे में, सोशल इश्यूज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जो आयुर्वेद से रिलेटेड होंगे, आपकी हेल्थ से रिलेटेड होंगी। ये पॉडकास्ट आपके लिए, इसमें हम हमारे कल्चर, हमारी साइंसेस के बारे में बात करेंगे, आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे, और आगे जैसी जैसी श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी हम इसमें अलग अलग बीमारियों के बारे में, आपकी डाइट कैसे हो, आपकी नींद कैसे हो, आपकी एक्सरसाइज कैसे हो, और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आज के एपिसोड में बहुत मजा आया, बहुत सारी नॉलेज मेरे को मिली। पर्सनली आयुर्वेद के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे, तो अगले एपिसोड में हम फिर इसके बारे में बात करेंगे कि और अलग आयुर्वेद के विषय के बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।